यस, वेरी गुड इवनिंग क्लास 12th। आज मैं आपके साथ वन शॉट वीडियो का एटम चैप्टर लेकर के आया हूं, जो कि एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 4 से 5 नंबर का ये चैप्टर बनता है। ये आज का लेक्चर रहेगा, दैट इज वन शॉट वीडियो ऑफ एन एटम्स। तो बने रहिए साथ में एटम चैप्टर के साथ, कहीं भी इसमें से नंबर आपको कटने नहीं दूंगा मैं, बशर्ते आप साथ में जुड़े रहिए। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट्स के रूप में बताइए, और अगर थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना चाहते हो तो अप्रिशिएट करिए वाया द लाइक एंड द सब्सक्राइब। अब आगे देखिए, चीजों पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस में बेटा क्या क्या चीजें हैं इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करना, रदरफोर्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा स्टडी करना है, बोर्स थ्योरी के बारे में स्टडी करना है। बोर्स थ्योरी स्टडी करने के बाद में हम लोग को एक्सप्रेशंस पढ़ना है nth ऑर्बिट के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट में से एक है, जो इसमें से सिर्फ आपके पास एक ही एक्सप्रेशन है जिसमें हाइड्रोजन एटम का रेडियस पता करना है, एनर्जी पता करना है, ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। और लास्ट में चल करके हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम ध्यान देना है। लाइमन बाल्मर पार्टीशन ब्रैकेट फंड वाला सिस्टम के रूप में बहुत ही छोटा चैप्टर, इजिली 4 से 5 नंबर आप कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास इसके कंसेप्ट और नॉलेज है। तो 4 से 5 नंबर साफ साफ लिखा गया है, सीबीएसई के द्वारा दिया जाएगा। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एटम्स कुछ इस तरीके से, सबसे पहले बेसिक बातें अगर हम बात करते हैं बेटा, तो बेसिक बातें के बिहाफ पर अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर जनरली अगर आपसे पूछो कि इलेक्ट्रॉन तो नाम सुना ही होगा आपने। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया? प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया? न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया? ठीक है। व्हाट इज एटम? बेसिक सा क्वेश्चन है, व्हाट इज एटम? एटम इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। एटम इज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। उसी को हम लोग एक एटम कहते हैं। बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम। एटम दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो कि पहले ही जॉन डेल्टन ने बहुत ज्ञान दे रखा था। एटम सेल्फ सब डिवाइडेड है 3 चीजों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो किसने क्या डिस्कवर किया? 9th क्लास से पढ़ते हुए आए हो। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, वही ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज एटम के रूप में रहता है। और ये क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? बेसिक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसके बारे में जो ज्ञान देने वाले जो मेन साइंटिस्ट, उनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था बेटा? जे थॉमसन। प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करने वाला ई गोल्डस्टीन। कई बच्चे इस प्रोटॉन में रदरफोर्ड लिख करके आ जाते, नहीं लिखना है भाई। न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट सबसे बड़े कलाकार थे, उनका नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था बेटा उसका? जेम्स चैडविक, ठीक है। तो भैया रदरफोर्ड ने क्या काम किया? रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम दिया था। क्या दिया था? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम देने वाले जो साइंटिस्ट थे, वो उनका नाम था रदरफोर्ड। तो भाई रदरफोर्ड ही क्या वो साइंटिस्ट है जो कि सिलेबस के अनुसार जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए थे? नहीं, रियलिटी में उसका नाम है गीगर मार्सडेन नाम के साइंटिस्ट थे। इसलिए एग्जाम में पूछता है गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेन करो। एक्सपेरिमेंट करने वाला था गीगर मार्सडेन, एक्सप्लेन किसने किया? एक्सपेरिमेंट किसने किया? गीगर मार्सडेन। लेकिन इसको ओवरऑल कंक्लूजन लाकर रख दिया किसने? रदरफोर्ड ने। इसलिए कंक्लूजन मास्टर किसे बोला जाता है? रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग थ्योरी का कंक्लूजन दिया है। एक्सपेरिमेंट किसने किया है? एक्सपेरिमेंट किया है आपका गीगर मार्सडेन ने। इस बात को भूलना मत। इसलिए अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे अगर तुमसे कोई पूछे, उसका नाम है गीगर मार्सडेन। इस बात को भूलना मत। एग्जाम में पूछता है गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट को प्रूव करो। इसी पर बेस्ड होता है रदरफोर्ड का थ्योरी। आइए अब लेक्चर को बिना लेट किए चीजों को समझते हुए, बेसिक थ्योरी की बिहाफ पर आपको पता है बेसिक ऑफ एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन के बिहाफ पे मैंने अभी जस्ट बताई गोल्डस्टीन, और इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने चीजों को रिलेट करा है। आगे अगर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो न्यूट्रॉन देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन है? जेम्स चैडविक, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता बट उसके पास मास होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चल करके जब आप न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि पहले एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हाइपोथेटिकल थ्योरी चला था, जो कि बाद में चल करके फेल हो गया था। लेकिन रियलिटी में जिस थ्योरी ने सक्सेस किया क्वांटम कंसेप्ट के बिहाफ पे, वो थ्योरी था प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेटिकल थ्योरी। इसके बिहाफ पर न्यूक्लियस का जो मॉडल जो तैयारी हुआ ई रदरफोर्ड ने किया। तो इसलिए कभी अगर आपसे कोई पूछता है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल किसने दिया, तो गीगर मार्सडेन ने। लेकिन इसका कंक्लूजन देने वाला साइंटिस्ट कौन था? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग थ्योरी, जिसके हेल्प से इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से, किस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के हेल्प से न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम सबके सामने आया, और आगे चल करके ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा फेमस होना शुरू हुआ। आइए एक एक करके एक्सपेरिमेंट में बात करते हैं। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। ये वाटरमेलन शेप का फॉर्मेशन दिया था। ये छोटे छोटे बीज थे, ये रिप्रेजेंट करता था, छोटे छोटे बीज जो था ये रिप्रेजेंट करता था इलेक्ट्रॉन को। वहीं पर रेड कलर रिप्रेजेंट करता था
प्रोटॉन को, लेकिन वो रियलिटी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन कर ही नहीं पाया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन ना करने के चलते वो एटम एक अनस्टेबल एटम कहलाया। लेकिन आपके सिलेबस में इतना सब फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन जनरली बाय चांस अगर आपका क्वेश्चन आसान पकड़ा है तो एक ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट वाज द मेन ये ड्रॉबैक्स ऑफ द जे थॉमसन। तो ध्यान में रखना, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इज इट क्लियर? आगे सुनिएगा। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये जो डायग्राम जो डाटा आप देख रहे हो, ये पिक्टोरियल जो डायग्राम जो देख रहे हो, लिखा तो रहता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, लेकिन ई गोल्डस्टीन ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किया था, जो गोल्ड फॉइल रख लिया था और गोल्ड फॉइल से पास कराया अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल जब बीम पास कराया तो तीन तरह का ऑब्जर्वेशन हुआ था। सम ऑफ द रेज पासेस थ्रू इट, सेकंड सम ऑफ द रेज बाउंस बैक इन अ सेम पाथ, मतलब 10,000 में से कुछ ऐसे रेज होते थे जो कि बाउंस बैक हो जाता था, और सम ऑफ द रेज आर मेक्स द स्मॉल एंगल एंड द लार्ज एंगल। ये तीन ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे कंक्लूजन पूछा गया है भाई, क्लास 12th में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन लिखो और उसके कंक्लूजन लिखो, तो डायग्राम इसमें से कोई ना कोई एक बना लेना भाई, ठीक है। कंक्लूजन के बिहाफ पर ये था कि अगर वो रेस पास होते हुए चला जा रहा है, अगर वो रेस पास होते हुए चला जा रहा है कुछ इस तरीके से, तो डेफिनेटली देयर इज अ स्पेस इन एन एटम। दूसरा मैंने बोला some of the rays strikes and then come back in the same path, some of the rays strike and then come back in the same path। इसका सिंपल मतलब होता है कि कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ एन एटम देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज द अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, वो खुद भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। वो जाता है, टकराता है, टकरा करके रिटर्न बैक आता है, ठीक है। तो सेंटर में, सेंटर कोर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। द नेक्स्ट स्मॉल एंगल लार्ज एंगल बनाने की वजह क्या है? स्मॉल एंगल लार्ज एंगल बनाने की वजह ये है मेरे बच्चों, ध्यान से नोट कर लीजिए कॉपी में, कि इसके पीछे का वजह ये है कि वो जो एटम है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट में है, ऐसा नहीं पूरा का पूरा भरा हुआ है। वो जो एटम में जो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही छोटा पार्ट में प्रेजेंट है। बहुत ही स्मॉल पार्ट होने के कारण जब रेज आता था तो स्मॉल एंगल, कभी लार्ज एंगल, कभी कुछ किस तरह से एंगल्स तैयार कर देता था, बल्कि इसका एंगल डिफरेंट वेरिएशंस में चेंज होता रहता था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई। अगर नहीं आया तो आप एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा मेरे सेशन को, तो आपको और अच्छे से क्लियरेंस आ जाएगा। इस तरह का डायग्राम क्लास 9th में देखते थे। इस डायग्राम में साफ साफ दिखाया गया किस तरह से स्मॉल एंगल, लार्ज एंगल एंड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू इट, इस तरह से देखने के लिए मिलता है। एंड रदरफोर्ड थ्योरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर यू ऑल। And what are the main conclusion I am going to discuss with you? The Rutherford theory के behalf पर, Rutherford model of an atom के behalf पर, an atom consists of the two parts. One is nucleus, another is extra nuclear part. उनका कहना ये था कि जो रदरफोर्ड का कहना ये था कि जो सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है वही न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ क्लाउड फॉर्मेशंस में उसका जो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। लाइक इस तरह से स्पाइरल फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। एक प्रॉपर शेप नहीं दे पाया उसने, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेट नहीं कर पाया। उसी जो बाहरी हिस्सा जो था ना, उस बाहरी हिस्सा को उसने बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इज इट क्लियर? द इंटायर ऑफ एन एटम इज द कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। सिंपल लैंग्वेज, इलेक्ट्रॉन्स मोशन लाइक अ प्लैनेटरी मोशन। जिस तरह से कहा जाता है कि ऑल द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इसी तरह से उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह से घूमता रहता है, लेकिन बहुत हद तक उसने प्रॉपर ऑर्बिट, प्रॉपर शेल, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन नहीं करने की वजह से मेरे बच्चों इसका एटॉमिक थ्योरी भी कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता है। गलत मतलब इनकम्प्लीट साबित हो जाता है, इस पे ड्रॉबैक लगता है। सो दैट वी आर मेंशन हियर, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ही आल्सो नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन, सो दैट दिस थ्योरी इज ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड। बट ये दम लेके नहीं बैठा, इसने न्यूक्लियस का एस्टिमेट रेडियस कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। एस्टिमेटेड रेडियस कैलकुलेट करने के लिए उसने कुछ दिमाग लगाया। बोला देखो भाई होता क्या है, दो बातें एग्जाम में पूछता है, इम्पैक्ट पैरामीटर पूछता है, एस्टिमेटेड रेडियस वो पूछता है। वो बोलता है कि देखो जो एग्जैक्ट न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा ना, जो रेडियस होगा, एग्जैक्ट न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा, मुझे क्या पता, लेकिन अगर आप सोच कर देखो तो एटम एक क्वांटम थ्योरी है, बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स होता है, राइट। तो उसने बोला सम ऑफ द रेज विच इज स्ट्राइकिंग ऑन इट देन इट मेक्स द लार्ज एंगल, कुछ ऐसा बनता होगा, कुछ ऐसे होते होंगे कि जाकर टकरा करके यूं करके रिटर्न बैक होता होगा। तो बोलता है ये जो बहुत ही छोटा सा जो भी न्यूक्लियस जिसको वो मान रहा है ना, उसका रेडियस इतना मिनिमम मान लिया उसने। वो बोला जो भी उसका रेडियस होगा, मैं जो मान रहा हूं वो रेडियस से कहीं ना कहीं छोटा ही होगा। अगर मैं मान रहा हूं कि एटम का रेडियस r है, ठीक है, एटम का
मेरा मानने वाला कंसिडर्ड रेडियस अगर मैं r मान रहा हूं तो जो ओरिजिनल रेडियस होगा न्यूक्लियस का वो हमेशा उससे क्या होगा, बड़ा ही होगा, ऐसा वो कह रहा है। उस कारण से कहीं ना कहीं उसकी बातें कुछ लोग सुनना पसंद करना शुरू किए। तो वो रेस जो लार्ज एंगल बनाता था भारी बाहर निकल जाता था छक्का मारते हुए, और कुछ रेस जो स्ट्राइक होकर चला जाता था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को कहते हैं b, एंड दैट b इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। द इंपैक्ट पैरामीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, और इसी को डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच के हिसाब से कैलकुलेट करना स्टार्ट करता। तो ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, आगे चल करके लेक्चर को आगे ध्यान दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो भी रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होगा, जो वो एस्टिमेट कर रहा है रेडियस, उसको उसने r नॉट मान लिया, ठीक है। अब देख इलेक्ट्रॉन आ रहा है, प्रोटॉन्स वो उसने भेजा न्यूक्लियस की तरफ, तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी is must be equals to that of the potential energy because energy is conserved in every manner। तो आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एटम that is a k q1 into q2 upon r होता है भाई साहब। तो उन दोनों को रिलेट किया, रिलेट करने के बाद जो भी चीजें जो कैलकुलेट करना था उसको वो एस्टिमेटेड रेडियस दैट इज द r नोट को कैलकुलेट करना था, वो एस्टिमेटेड रेडियस उसने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। तो हेरा फेरी किया भाई साहब, r नोट की वैल्यू निकाला 2k z, पेन उठाओ सॉल्व करके देखो, ना बने तो कमेंट करना सर दोबारा समझाओ, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, डोंट वरी फॉर दैट। बट आपको ध्यान में क्या रखना है, u कैसे आया, k q1 into q2 r नोट, q1 की वैल्यू क्या होता है z। देख भाई सिंपल सी एक बात है, कोई भी एटम में न्यूक्लियस में Ze रिप्रेजेंट करना हमेशा, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करना पहले हमेशा। Ze अंदर वाले को क्यों कर रहे हैं हमेशा से, इसके पीछे का सिंपल लॉजिक ये है भाई साहब, क्योंकि उसके अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला करके एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर देता है, दैट इज द जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है दैट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। इसलिए एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, उसमें ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एग्जैक्ट नंबर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, इसलिए जेड ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को कैलकुलेट कर दिया, और जो बाहर से जो अल्फा पार्टिकल चार्ज आ रहा था उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी था, जिसके कारण से रिपल्सन अट्रैक्शन जो भी हो रहा था वो एनर्जी के साथ इसके साथ रिलेट कर दिया। माना ये इनकम्प्लीट और गड़बड़ था कुछ एस्टिमेटेड वैल्यू, लेकिन उसे एक्सेप्ट किया गया क्योंकि उस टाइम पर उससे बड़ा कलाकार और कोई नहीं था। तो आगे चलकर नील्स बोर अपना थ्योरी लाते हैं, लेकिन पहले इस बात को ध्यान समझिएगा। इस कहानी के मद्देनजर रखते हुए इंपैक्ट पैरामीटर का आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, b इक्वल्स टू हाफ r नॉट cot थीटा बाई 2। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, किसी ने भी डेरिवेशन नहीं कराया है और ना ही आपको मिलेगा, लेकिन क्या है इसका डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। अभी दिखाया था ना मैंने आपको कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से मान लीजिए, और यहाँ तक जो बाहर वाला जो है इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल b से डिनोट करते हैं। दैट स्मॉल b इज डिनोटेड बाय द इंपैक्ट पैरामीटर। इज इट क्लियर, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द इंपैक्ट पैरामीटर। इसके बिहाफ पर ये नोट को भी ध्यान में रखना, द शेप ऑफ ये इंपैक्ट पैरामीटर क्या क्या है चीज है, मतलब इसके बिहाफ पे डेटा पूछा जाता है कि जो भी शेप जो रदरफोर्ड ने दिया, वो शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी जो उसने चूज किया वो किन चीजों पे डिपेंडेंट वाली बातें होती है। तो द शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द इंपैक्ट पैरामीटर पे डिपेंड करता था कि वो बाहर से जा रहा है तो उसका शेप कैसा होगा, कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा, सर्कुलर होगा, स्फेरिकल होगा। वो सब जो थिंकिंग कर रहे थे ना वो सब चीजें इसी दो कंडीशन के बिहाफ पे करते थे, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। तो ये सब था थियोरेटिकल वर्जन। उसके बाद आते हैं भाई साहब पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर्स थ्योरी। 4 पोस्टुलेट्स पे काम करता है, न्यूक्लियर कंसेप्ट, क्वांटम कंडीशन, स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड फ्रीक्वेंसी कंडीशन। सुन लो जल्दी जल्दी। न्यूक्लियर कंसेप्ट में सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन नाम की चीज प्रेजेंट हो गया था, ये सब क्लियर हो गया, तो न्यूट्रॉन का प्रेजेंट हो गया था, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है लाइक ऐसा ऑल द इलेक्ट्रॉन, जिस तरह से प्लैनेट्स ऑल द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इसी तरीके से ऑल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड दैट न्यूक्लियस। ये था न्यूक्लियर कंसेप्ट। क्वांटम कंडीशन L इक्वल्स टू mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। इस बात को भूलना मत, ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है, ये कंडीशन पे ही काम करता है। इसमें साफ साफ क्वांटम कंडीशंस पे बेस्ड होता है चीजें, जो कि 4 क्वांटम नंबर होता था, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। प्रिंसिपल, स्पिन, और भी लॉन्ग वीडियो बना सकता हूँ मैं इस पे, लेकिन इस पे ध्यान सुनिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमेथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इस क्वांटम नंबर के बेस्ड पर नील्स बोर थ्योरी जो थी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस में आना शुरू हो गई, और आगे चलकर आपने सुना भी होगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2p s2 2ps 3s2, ये सब बिहाफ पे आने के बाद नील्स बोर की थ्योरी भी धरी की धरी रह गई है। स्टेशनरी ऑर्बिट्स,
स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये होता है बेटा कि एक ऐसा ऑर्बिट जब इलेक्ट्रॉन अपने अपने पाथ पे रिवॉल्व कर रहा होता है तो कहा जाता है इलेक्ट्रॉन अपनी कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रही होती है, ऐसा वो सोच करके चल रहा था। कौन? नील्स बोर। फ्रीक्वेंसी कंडीशंस h nu equals to E2 minus E1, मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से उठ करके दूसरे ऑर्बिट में अगर मूव करता है, अपने ऑर्बिट से उठ करके दूसरे ऑर्बिट की तरफ मूव करता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, तो कहीं ना कहीं उसका एनर्जी का ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है, लाइक E2 minus E1 या E1 minus E2। डिपेंड्स दैट कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से ट्रांजिशन कर रहा है। Now we are going to calculate the radii of the perimeter. This is the main important. According to the syllabus, calculation of radii of the permitted orbits आपको किस तरह से याद रखना है, इसको ध्यान समझिएगा। तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार अंदर के मैंने समझाया था जेडी क्यों होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कुछ आर है, ठीक है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो वहां पे दो तरह का फोर्स एक्ट करता है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है कूलम्बिक फोर्स। आपको पता है कूलम्बिक फोर्स फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े होंगे, F equals to K Q1 into Q2 upon R square। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F equals to half mv square। दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद जो भी डाटा आया R की वैल्यू लगा दिया। अब इस R की वैल्यू को समेट करके रख देना है भाई सब, कहां पे? बाद में चल के जो भी R की वैल्यू कैलकुलेट होगा KZ स्क्वायर अपन mv स्क्वायर, इसको तुम्हें याद करके रखना पड़ेगा। जैसे ही वो जो डेटा जो तैयार हुआ उस डेटा वाले इक्वेशन को रख दीजिए। नाउ जो रेडियस आपने कैलकुलेट किया कूलम्बिक और सेंट्रीपिटल के बिहाफ पे, वो रिलेटिव ओरिजिनल रेडियस नहीं है, वो बाद में काम नहीं आएगा, लेकिन जो मेन रेडियस आएगा वो क्वांटम कंडीशन के बिहाफ पे आएगा, जो फॉर्मूला होता है L equals to mv r equals to nh upon 2 pi। नेक्स्ट कंडीशन बनाना स्टार्ट कीजिएगा, नेक्स्ट टर्म में इसमें से r का वैल्यू निकल के आएगा कुछ डेटा, क्यों तो ये भी r टर्म में था, ये भी r टर्म में, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देना, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेना, दैट इज द 2 pi k Z स्क्वायर अपॉन nh। जैसे ही तुम इस फिफ्थ इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन में पुट करोगे, तो जैसे ही इक्वेशन पुट करो तो रेडियस का वैल्यू और भी भयंकर देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 pi स्क्वायर m k Z स्क्वायर। पेन उठा लो भाई, पेन उठा लो, अगर तुम इस शॉर्ट वीडियो के साथ खेलना चाहते हो तो पेन उठा लो, नहीं तो लॉन्ग वीडियो के लिए मुझे कमेंट दो, मैं लॉन्ग बना दूंगा, लेकिन पेन उठा लो। अगर तुम्हें शॉर्ट वीडियो ही मजा आ रहा है तो शॉर्ट वीडियो के बिहाफ पे पेन उठा लो। R इक्वल्स टू n स्क्वायर सारे वैल्यूज पुट करने के बाद जो R की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको रट कर रखना पड़ेगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम के बिहाफ पे चीजें कैलकुलेट होती है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम। जब वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ वो घूम रहा है, उस टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जब वो इलेक्ट्रॉन, वो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके साथ जितना पोटेंशियल मेंटेन करके रखा हुआ तो उस टाइम पे एनर्जी U, और जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा तो उस टाइम में एनर्जी K। दोनों एनर्जी का वेरिएशन के लिए जो बेसिक फार्मूला होता है K इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 into Q2 अपॉन R। नाउ दोनों को प्लस करना है, प्लस करने के लिए हाफ mv स्क्वायर यूटिलाइज करना शुरू किया। अब मुद्दा क्या होता है, ये जो mv स्क्वायर की वैल्यू जो पुट कर रहा है ना, कहां से पुट कर रहा है, तुम्हें ये चीज जानने के लिए वो जो आपने इक्वेशन नंबर 3 देखा था ना थोड़ा देर पहले, जो इक्वेशन नंबर 3 देखा था, वो इक्वेशन नंबर 3 कहां है भाई साहब? हाँ, ये जो इक्वेशन सबसे पहला तुमने लाया था ना कूलम्ब वाला जो इक्वेशन लाया था ना, उसमें जो ये जो mv स्क्वायर का डेटा है ना, उसको तुमको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो mv स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, kz स्क्वायर अपॉन r होगा। ये वैल्यू mv स्क्वायर की जगह पे लगने वाला है, यही चीज गलती हो सकता है बच्चे, इस बात को भूलना नहीं। बस इसी वैल्यू को रिप्लेस किया kz स्क्वायर अपॉन r, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू तैयार हो गया। ना पोटेंशियल एनर्जी होता है k q1 q2 अपॉन r, वैल्यू पुट किया माइनस kz स्क्वायर। क्यों यहाँ पे माइनस क्यों लगाया मैंने? माइनस इसलिए लगाया क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी जीरो। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या है, माइनस है, और माइनस होने के कारण से इसमें नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। जैसे माइनस लगाया kz, और यहाँ पर ये क्या है प्लस, क्योंकि आपको पता है ना न्यूक्लियस में जो चीज होता है ना, न्यूक्लियस में जो चीज होता है वो क्या होता है, इट्स बिहेव लाइक एज अ पॉजिटिव चार्ज, इसलिए वो रिप्रेजेंट तो मैं ई से कर रहा हूं, लेकिन वो पॉजिटिव है, और बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हुआ, और प्लस और माइनस बिकम्स द माइनस u इक्वल्स टू माइनस kz स्क्वायर। अब ये दो वैल्यू तुम्हारे पास तैयार हो गया है, ये दो वैल्यू आपके पास तैयार हो गया, दोनों वैल्यू को तुमको कर देना है ऐड करने के बाद जो भी कॉमन निकल रहा है निकालो, सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद माइनस पार्ट में ओवरऑल टाइम जो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगा kz स्क्वायर, जिसमें से आपको इस r जो है वो r का रेडियस जो तुमने कैलकुलेट किया कंपैरिजन करके, एक तो r कौन सा वाला, एक r कूलम्ब्स के बिहाफ पे तुमने सॉरी कूलम्ब्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बिहाफ पे लाया था, और एक r लाया था L इक्वल्स टू mv r इक्वल nh अपॉन 2 पाई। दोनों r को कंपेयर करके v लाया था, v लाने के बाद रेडियस जो भी कैलकुलेटेड लाया था
वो रेडियस का वैल्यू यहाँ पुट करके इस इक्वेशन में चिपका देना है। चिपकाने के बाद जो इक्वेशन बन के आएगा t इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कि कहीं ना कहीं टोटल एनर्जी का में कहीं ना कहीं कूलाम्बिक फोर्स के कारण से यहाँ नेगेटिव फोर्स का रिलेशन देखने के लिए मिलता है। तो इसके भी यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है। ये जो वैल्यू है सारे वैल्यू पुट करोगे तो सबसे पहले एनर्जी लेवल आएगा -13.6 n इक्वल्स टू 1, 2 पे इतना, 3 पे इतना, 4 पे इतना, 5 पे इतना, 6 में डिफरेंट वैल्यू है, तुमको याद रखना पड़ेगा। जो ग्राउंड स्टेट होते हैं उसकी वैल्यू n इक्वल्स टू 1 होती है। कई बच्चे क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट देखते ही n इक्वल्स टू 1 ना लिख करके n इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। ये ग्राउंड स्टेट में n इक्वल्स टू 1 होता है जिसकी वैल्यू होती है 13.6। उसके बाद सेकंड वाला जो n इक्वल्स टू 2 होता है बेटा, उसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जिसकी वैल्यू होती है -3.40। इस तरह से तुमको एक स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ सीरीज बनाना है। सिलेबस हो गया खत्म। अब जो मैं बातें करने जा रहा हूं वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपको ये सीरीज भी ध्यान में रखना है कि अगर ट्रांजिशन हायर से सीधा 1 पे गिरता है तो कहीं ना कहीं ऐसे सीरीज को लाइमन कहते हैं। अगर सारे के सारे सीरीज से गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है सेकंड वाले एनर्जी लेवल पे तो उसे कहते हैं बाल्मर, फिर कहते हैं पाशन, फिर कहते हैं ब्रैकेट, फिर कहते हैं फंड। एज इट इज कि सबसे पहले मतलब हायर एनर्जी लेवल से उठ करके लाइमन पे, मतलब लाइमन पे गिरने का मतलब है फर्स्ट एनर्जी लेवल। अगर n की वैल्यू 1 पे आकर गिर रहा है, कहीं से भी गिर रहा है, और अगर सारे के सारे अगर 2 पे गिर रहा है, ठीक है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का नाम नहीं बोलना है, दैट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे अगर गिर रहा है, ठीक है, तो जिसका n इक्वल टू 3 होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं n इक्वल टू 3 का मतलब है सिंपल सादा कि n इक्वल टू 3 का जनरल से मतलब हो गई कि ये हो गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ये हो गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इस बात को भूलिएगा नहीं, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में अगर गिरता है तो पाशन, फोर्थ में गिरता है तो ब्रैकेट, पांचवें में गिरता है तो फंड। लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट फंड, इसके बिहार पर एक इक्वेशन तैयार होता है भाई साहब। जो भी एनर्जी का फॉर्मुलेशन था इसमें जब इक्वेशन को पुट करोगे तो माइनस और माइनस, क्योंकि एनर्जी का वैल्यू तो हमेशा कहीं ना कहीं माइनस में ही था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है बेटा। जैसे इसमें जो जो पार्ट कॉमन होता है उसको कॉमन निकाला और इस तरह का एक इक्वेशन तैयार होता है। और ये जो कांस्टेंट है ना भाई, इस कांस्टेंट को कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 × 10⁻⁷। भाई वैसे तो ये सिलेबस में है नहीं, एग्जाम में शायद ही है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ तक रट करके चले जाओ इक्वेशन को बना करके। और यहाँ NF रिप्रेजेंट करता है फाइनल, I का मतलब होता है इनिशियल, जहां पे कुछ वैल्यू होते हैं फिक्स। फाइनल का मतलब जो लास्ट जहां से उठ करके आना है, दैट इज फाइनल। लाइमन सीरीज का फाइनल वैल्यू फिक्स रहेगा 1, इसी तरह से बाल्मर सीरीज का फाइनल वैल्यू फिक्स रहेगा 2। चेंज कौन सा होगा, इनिशियल वैल्यू बार बार चेंज हो सकता है, वो हो सकता है 2, 3, 4, इसी तरह से बाल्मर में भी चेंज हो सकता है। इस तरह से ये चैप्टर भी होता है आपका खत्म। अगर आप एक बार इसको फटाफट एक बार ब्रेक डाउन करके चीजों को ध्यान से समझ करके स्लो मोशन में अगर आप एक बार इसका नोट्स बनाओगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इस एटम चैप्टर में किसी तरह का दिक्कत आएगा। बस एक डेरिवेशन है भाई, एनर्जी कैलकुलेट करना हाइड्रोजन एटम का और उसका रेडियस और वेलोसिटी पता करके एग्जाम में जाना, 3 फार्मूला याद करके जाना है बस, बाकी और कुछ नहीं है। लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट फंड स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ सीरीज थोड़ा देख करके जाना है। अगर नसीब अच्छा रहा तो रदरफोर्ड वाला क्वेश्चन फंस जाएगा, नहीं रहा तो याद रखना हाइड्रोजन एटम ही आएगा। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।